जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, दानवराज जालंधर का वध किसने किया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, आदमी बड़ा धोखेबाज या औरत। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। जंगल के वातावरण में धीमी धीमी ठंड ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठंड इतनी अधिक भी नहीं थी कि जाड़े से शरीर कांपने लगे। शहरों, कस्बों और गांवों से कहीं अधिक ठंड होती थी जंगल में। उस जंगल में एक अत्यधिक मनभावन बगीचा था। उसी वन में आम के घने वृक्ष की एक खोह में तोता अपनी मैना और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन शाम को तोता जब अपने घोंसले पर आया तो वह बुरी तरह कांप उठा। उसका किसी निर्दयी ने सब कुछ लूट लिया था। वह पेड़ कटा हुआ था जिसकी खोह में उसका घोंसला था, जिसमें वह अपनी मैना और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। पेड़ कटने की वजह से उसका घोंसला उजड़ गया था। उसकी मैना और उसके बच्चे वहां नहीं थे। तोता काफी दुखी हुआ। यही तो उसका निवास स्थान था, जहां वह दिन भर की मेहनत के बाद अपनी मैना के साथ विश्राम किया करता था। तोता ने कटे हुए वृक्ष के चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। उसे उसकी मैना और बच्चे कहीं न मिले। घोंसला उजड़ने और परिवार के सदस्यों के बिछड़ने का तोते को काफी दुख हुआ। वह सोचने लगा, भगवान ने इस संसार को इसलिए बनाया है कि सब प्राणी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यह सब सोचते हुए बेचारा तोता चुपचाप सिर झुकाए एक और बैठ गया। तभी अचानक तोते को याद आया कि करीब के ही एक बाग में एक मैना का घोंसला है और वह वहां अकेली रहती है। उसने अभी तक किसी तोते से नाता नहीं जोड़ा है। यह सोचकर तोते ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अपना घर बार उजड़ चुका है, शायद मेरी दास्तां सुनकर मैना को मुझ पर कुछ दया आ जाए और वह मुझे अपने घोंसले में थोड़ी जगह दे दे। काफी सोच विचार करने के बाद तोते ने उड़ान भरी और कुछ ही पल में उस डाली पर पहुंच गया जिस पर मैना का घोंसला था। मैना ने जब एक अजनबी तोते को देखा तो वह चौंक कर उछल पड़ी और वह उससे दूर जा बैठी तथा कड़क कर बोली, ऐ तोते, यह क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इस डाली पर बरसों से रह रही हूँ। इस पर मेरा अधिकार है, तो यहाँ से भाग जा। ऐ मैना, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तोते ने धीमे आवाज में कहा, मेरे यहाँ बैठने से तुम्हें क्या ऐतराज है? रात बिताने आया हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। हरगिज नहीं, मैना ने क्रोधित स्वर में कहा, मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। जाओ कहीं और रात बिताओ। मैना, एक बात पूछूं? तोते ने कहा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैना ने उसकी ओर देखे बगैर कहा। तुम नाराज क्यों हो? तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? भगवान ने तो हर जीव का जोड़ा बनाया है। इस प्रकार क्रोधित होते मैंने तो किसी को नहीं देखा। तोते, मैना बोली, शायद तुम नहीं जानते कि मर्दों की जात कितनी बेवफा होती है। वह हमेशा औरतों को अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर उन्हें दुख देती है और उनसे बेवफाई करती है। इसलिए मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। मैं किसी भी मर्द को अपने पास फटकने नहीं देती। लेकिन सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते। तोते ने कहा, तुम मुझे सफाई मत दो और यहाँ से भाग जाओ ताकि मैं अपने घोंसले में जाकर आराम से सो सकूं। मैना ने कहा, मैं अन्य मर्दों की तरह नहीं हूँ और बेवफा भी नहीं हूँ। पास के द्वीप के जंगल के एक बाग में एक आम के पेड़ की खोह में मेरा घोंसला था, जहाँ मैं अपने बीवी बच्चों के साथ आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन किसी निष्ठुर ने उस पेड़ को काट डाला, जिससे मेरा घोंसला उजड़ गया। मेरे बीवी बच्चे मुझसे बिछड़ गए हैं, इसलिए आज की रैन मुझे यहाँ बिताने दो। तोते ने मैना से विनती करने वाले अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली तोते। मर्द ऐसी ही बातें करके औरतों को बहला फुसलाकर उनके साथ बेवफाई करते हैं, लेकिन सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते। मैना, तोते ने कहा, मर्द सिर्फ मर्द होते हैं। वह मर्द ही क्या जो बेवफा ना हो। अगर तुम मर्दों की ऐसी वकालत कर रहे हो तो मैं तुम्हें मर्दों की बेवफाई की एक दास्तां सुनाना चाहती हूँ।
मैना ने तोते से कुछ दूर हटकर कहा। सुनाओ मैना। तोते ने सोचा, चलो इसकी दास्तां सुनने में रात का कुछ समय तो गुजरेगा ही। तोते, मैना ने कहा। हाँ मैना, जरा ध्यान लगाकर सुनना। यह कहकर मैना ने मर्द की बेवफाई की एक दास्तां सुनानी शुरू की। वृंदा नाम की एक अत्यंत खूबसूरत लड़की थी। पहली नजर में हर कोई उसे पाने के लिए तड़प उठता था। उसकी उम्र 16 बसंत पार कर चुकी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उम्र की यह ऐसी सीढ़ी होती है जब किसी को अपने आप पर अख्तियार नहीं रहता, दिल बेकाबू हो जाता है। मगर वृंदा ने अपने दिल को बड़ी मजबूती से अपने काबू में कर रखा था। कॉलेज के छात्र उसे एकटक देखते और तरह तरह की फफकियां कसते रहते, परंतु वह कभी सिर उठाकर ना देखती। नारी की ताकत आंखों में होती है। जब वह आंख ही नहीं मिलाती थी तो उसका दिल पहलू से जाता कैसे। समय चक्र घूमता रहा। उसी कॉलेज में एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा कमल भी पढ़ता था। वह तो कॉलेज में सिर्फ समय बिताने के लिए आता था, वरना उसका काम सिर्फ शराब पीना, अय्याशी करना और कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना था। कॉलेज की छात्राएं भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि कमल की यदि शिकायत भी की जाए तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर उसका कॉलेज से निकाल भी दिया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उससे दुश्मनी अवश्य हो जाएगी। एक दिन कमल की दृष्टि वृंदा पर पड़ गई। उस पर नजर पड़ते ही वह स्वयं ही बुदबुदा उठा। उफ, ये हीरा आज तक हमारी नजरों में कैसे नहीं आया। उस समय उसके आवारा साथी उसके साथ नहीं थे। वैसे 4-6 साथी हर समय उसके साथ रहते थे। उसका माल डकारने के चक्कर में उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे। कमल ने एक पल कुछ सोचा, फिर वह उसकी ओर बढ़ चला। उसने वृंदा के पास जाते ही उसका हाथ थाम लिया और कहा, प्यारी, आज तक कहाँ थी? हमने तो कभी देखा ही नहीं। एक पल के लिए वृंदा सकते की हालत में आ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे और क्या ना करे। जब उसे होश आया तो उसने बिना एक पल गवाए ही कमल के गाल पर चाटा जड़ दिया। शायद कमल को इस बात की सपने में भी आशा नहीं थी कि कोई लड़की उसके मुख पर चाटा मारने का साहस भी कर सकती है। यह हिम्मत, यदि तुमने दोबारा इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कहने के साथ ही पैर पटकती हुई वृंदा आगे बढ़ गई। कमल हक्का बक्का सा खड़ा देखता रह गया। उसके साथ जैसा हुआ था पहले कभी नहीं हुआ था। स्वयं में उसका हाथ उसके गाल पर पहुंच गया। वह गाल सहलाने लगा। वृंदा काफी दूर निकल चुकी थी। तब जब कमल अपनी बेइज्जती महसूस करता हुआ खड़ा था, किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कमल ने पलटकर देखा। उसके पीछे एक युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश भी उसी विद्यालय का छात्र था। सुरेश और कमल की आपस में बनती नहीं थी। उसको मुस्कुराता देख कमल के तन बदन में आग सी लग गई, मगर वह बोला कुछ नहीं। सुरेश ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, कहो, कुछ मजा आया? सुरेश, बोलो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। कमल ने कहा, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, सुरेश ने कहा, मैं तो जाता हूँ, लेकिन हद में रहा करो। इस समय उसके साथी साथ नहीं थे। वैसे भी इस प्रकार के लोगों में कोई हिम्मत तो होती नहीं। कमल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह उसे छोड़ेगा नहीं। एक न एक दिन अपनी इच्छा पूरी अवश्य करेगा। वृंदा ने उसके मुख पर चाटा तो अवश्य मार दिया था, लेकिन वह स्वयं बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने लड़कियों से सुना था कि कमल एक रईस बाप का बिगड़ैल बेटा है। उसका काम ही लड़ाई झगड़ा करना है। इसी उधेड़-बुन में वह अपने घर पहुंच गई। फूल सा चेहरा मुरझा सा गया था। अनजाना सा भय उसके मनोमस्तिष्क पर छा सा गया था। वह तो उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने उसके गाल पर चाटा रसीद कर दिया था। शाम को ठीक से खाना भी नहीं खा सकी थी। वह मन ही मन सोचती रही कि जाने वह क्या करेगा। बदमाश आदमी का क्या भरोसा। रात में वह सो भी नहीं पाई तो उसने कमल व उसके साथियों को द्वार पर खड़े पाया। उनके चेहरों पर जहरीली मुस्कानें थीं। वृंदा ने एक बारगी उनकी ओर देखा और फिर गर्दन घुमाकर तेज कदम बढ़ाती हुई चली गई। उन्होंने वृंदा को देखकर ठहाका लगाया। वहीं पास ही सुरेश भी खड़ा था। उसने भी उनकी ओर देखा था। वास्तव में इसी वजह से आया था कि यदि वह वृंदा के साथ किसी प्रकार की हरकत करें तो वह उसकी सहायता करे। सुरेश भी आगे बढ़ गया। वह तेज कदम बढ़ाता हुआ वृंदा के पास आकर बोला, मिस वृंदा। उसके मुख से अनायास ही निकल गया। कहने के साथ ही उसने सुरेश की ओर देखा। मुझे सुरेश कहते हैं, मिस वृंदा, उसने कहा। मैं भी इसी विद्यालय का छात्र हूँ। होंगे तो मैं क्या करूँ?
मैं यह कह रहा था। सुरेश ने कहा, आपने जो कल किया था वास्तव में काबिले तारीफ था। मुझे आपकी हमदर्दी की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कहाँ कह रहा हूँ मिस वृंदा। उसने कहा, मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो तुम्हें कमल से बचा सकता हूँ। आपने यह सुन रखा ही होगा कि वह एक खतरनाक बदमाश है। अब जो होगा देखा जाएगा। उसने कहा, आप अपने रास्ते जाइए। ठीक है कहने के साथ ही वह एक और चला गया। सच बात यह थी कि वृंदा को उस समय किसी सशक्त सहारे की आवश्यकता थी जो कमल से उसे बचा सके व उसकी रक्षा कर सके। उसने सुरेश के विषय में सोचा। लंबा चौड़ा देखने में और सुंदर युवक था। उसके विषय में विचार कर उसने एक बार अपने बालों को झटक दिया और आगे बढ़ गई। लेकिन यह सच है कि उसके दिल के किसी कोने में सुरेश ने जगह बना ली थी। उधर सुरेश ने अपने मन में यह अवश्य समझ लिया था कि उसने वृंदा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। उसी शाम जब विद्यालय की छुट्टी होने के बाद वे सीढ़ियों से उतर रहे थे तो जीने के मोड़ पर सुरेश और वृंदा टकरा गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी और अगला भाग सुनने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।